हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विज जूम जीके पर। आज के इस सेशन में मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 23 जून शिफ्ट 1 में आए सभी जीके क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले अगले एग्जाम्स के लिए। इससे पहले मैं 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला टॉपिक है ज्योग्राफी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सर्वाधिक जनसंख्या सांद्रण को सहायता करती है। सर्वाधिक सांद्रण से मतलब है जहां जनसंख्या अधिक हो, जनसंख्या का घनत्व अधिक हो। ठीक है, सो करेक्ट आंसर है गंगा बेसिन। गंगा बेसिन सबसे बड़ी बेसिन होती है, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो सर्वाधिक जनसंख्या की बात की गई है, तो सबसे बड़ा नदी बेसिन जो होगा वही सहायता कर पाएगा सर्वाधिक जनसंख्या को। करेक्ट आंसर है गंगा बेसिन। आइए बेसिन जरा डिटेल में देख लेते हैं। नदी बेसिन, गंगा बेसिन भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। सिंधु बेसिन कम से कम भारतीय क्षेत्र में यह दूसरा सबसे बड़ा बेसिन है। गोदावरी बेसिन तीसरा सबसे बड़ा बेसिन है और सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी बेसिन है। कृष्णा बेसिन गोदावरी के बाद एक महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदी बेसिन है। महानदी बेसिन एक महत्वपूर्ण पूर्वी की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी बेसिन है। नर्मदा बेसिन पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी बेसिन है। कावेरी बेसिन दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण नदी बेसिन है, जिसे अक्सर दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र बेसिन एक प्रमुख नदी बेसिन है जिसका महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत में है, यद्यपि इसी का अधिकांश भाग भारत के बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित है। कौन सी फसल भारत में रोपण कृषि से संबंधित हो। करेक्ट आंसर है चाय। ना बाजरा है, ना कपास है, ना गेहूं है। करेक्ट आंसर क्या है, चाय, जो रोपण कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भू आकृतियों के बीच स्थित होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे होते हैं तथा किन भू आकृतियों के बीच स्थित होते हैं। करेक्ट आंसर है पश्चिमी घाट और अरब सागर। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट अलग अलग दिशाओं में है। विंध्य पर्वतमाला और अरब सागर भी नहीं हो सकता है। हिमालय और हिंद महासागर भी नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर इसका पश्चिमी घाट और अरब सागर ही हो सकता है। ये भी काफी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या की अनुपस्थिति पाई जाती है। करेक्ट आंसर है पंजाब, क्योंकि पंजाब में एससी की जनसंख्या तो अधिक पाई जाती है, लेकिन एसटी की जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। ठीक है, ना के बराबर ही पाई जाती है, अनुपस्थिति पाई जाती है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बाकी महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल की बात करें तो यहाँ जनसंख्या एसटी की मिलती है, और सबसे अधिक जनसंख्या एसटी की मध्य प्रदेश में मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री। क्वेश्चन है, जंगल महल क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था। जंगल महल क्षेत्र में चुआड़ विद्रोह में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय शामिल था। करेक्ट आंसर है भूमजी। चुआड़ विद्रोह के बारे में देख लेते हैं। तो चुआड़ विद्रोह 1771 और 1809 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मिदनापुर, बांकुरा और मानभूम के आसपास के क्षेत्रों में हुए किसान विद्रोह की एक श्रेणी थी। इसे जंगल महल विद्रोह भी कहा जाता है। चुआड़ विद्रोह के मुख्य बिंदु हैं कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी भू राजस्व नीतियां, जिसके कारण आदिवासियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, और अकाल। क्षेत्र मिदनापुर, बांकुरा और मानभूम के आसपास के क्षेत्र। नेतृत्व चुआड़ विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न आदिवासी नेताओं और जमींदारों ने किया, जिनमें दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह, रानी शिरोमणि और रघुनाथ महतो शामिल थे। महत्व
च्वार विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासी प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। च्वार विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बाजार और कचहरी में आग लगा दी और अंग्रेजों पर हमला किया। कुछ जमींदारों ने भी विद्रोहियों का समर्थन किया और अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। विद्रोहियों ने अपना गांव अपना राज का नारा दिया, जो इनके संघर्ष की भावना को दर्शाता है। तो आई होप कि अगर च्वार विद्रोह से रिलेटेड अगला कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियां अत्यधिक शोषणकारी थी। किस प्रणाली के तहत भूस्वामियों को फसल की पैदावार की उपेक्षा करके एक निश्चित संप्राप्ति का भुगतान करना पड़ता था? करेक्ट आंसर है इसका जमींदारी। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने भारत में भू राजस्व की 3 प्रमुख प्रणालियां लागू की। पहली थी जमींदारी, रियायतवाड़ी और महालवाड़ी। इन प्रणालियों का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के लिए राजस्व एकत्रित करना था, लेकिन इनका किसानों और भूमि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जमींदारी व्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था में एक या एक से अधिक गांवों के लिए एक जमींदार को राजस्व संग्रह का अधिकार दिया जाता था। जमींदार किसानों से राजस्व एकत्र करके सरकार को देते थे। जमींदार को भूमि का मालिक माना जाता था और उन्हें राजस्व एक निश्चित हिस्सा अपने पास रखने की अनुमति थी। इस व्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव यह था कि जमींदारों ने किसानों से भारी लगान वसूला, जिससे किसानों का शोषण हुआ। रियायतवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था में किसानों को सीधे सरकार को राजस्व देना होता था। किसानों को भूमि का मालिक माना जाता था, लेकिन उन्हें सरकार को एक निश्चित दर से राजस्व देना होता था। यह व्यवस्था मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। इस व्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव यह था कि किसानों को लगातार राजस्व भुगतान करने का दबाव रहता था और सूखा या फसल खराब होने की स्थिति में भी उन्हें राजस्व देना पड़ता था। महालवाड़ी व्यवस्था, इस व्यवस्था में एक पूरे गांव या महाल को राजस्व इकाई माना जाता था। गांव के मुखिया या प्रतिनिधि को राजस्व एकत्र करने और सरकार को भुगतान करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। यह व्यवस्था उत्तर पश्चिमी प्रांतों, पंजाब और मध्य भारत में लागू की गई थी। इस व्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव यह था कि गांव के मुखिया या प्रतिनिधि अक्सर किसानों का शोषण करते थे और राजस्व भुगतान में विफलता के कारण गांव के गांव बर्बाद हो जाते थे। इन तीनों प्रणालियों के कारण किसानों पर अत्यधिक बोझ पड़ा और वे गरीबी और कर्ज में डूब गए। भूमि का स्वामित्व भी बदल गया और कई किसान भूमिहीन हो गए। हालांकि इस टॉपिक को मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो था उसमें भी काफी अच्छे से समझाया था, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चंस जरूर बने हैं। तो आप इस टॉपिक को डेफिनेटली अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये पढ़ने के बाद तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को मांडले जेल बर्मा में कैद किया गया था? करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक शीर्षक से लेख लिखा, जिसमें ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया। उनको भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 6 वर्ष के कठोर कारावास के अंतर्गत मांडले बर्मा जेल में बंद कर दिया गया। तो बाल गंगाधर तिलक जी को मांडले जेल में बंद क्यों किया गया था? क्योंकि उन्होंने अपने पत्र केसरी में देश का दुर्भाग्य नामक एक शीर्षक लिखा था, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यता फली फूली? 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यता फली फूली? करेक्ट आंसर है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। ये भी काफी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था और इजी क्वेश्चन था। यूनानी सभ्यता हो नहीं सकती, मिस्र की सभ्यता हो नहीं सकती, वे भी
लोनियन सभ्यता हो नहीं सकती। थार रेगिस्तान में सिंधु सभ्यता ही पनपी थी, तो वह करेक्ट आंसर वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में शुंगों का स्थान किस वंश ने लिया? तो करेक्ट आंसर है कण्वास। इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो कण्व राजवंश के बारे में मुख्य बातें हैं। उत्पत्ति, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व प्रारंभ में शुंग राजा देवभूति के अधीन मंत्री थे। उसने राजा की हत्या करके सत्ता हथिया ली, जिससे शुंग वंश का अंत हो गया। शासक, इस राजवंश में 4 शासक थे, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। ओके। अवधि, कण्व वंश का शासन 45 वर्षों तक चला। पूंजी, पाटलिपुत्र कण्व वंश की राजधानी थी। राजवंश का अंत, आंध्र मूल के एक राजा के नेतृत्व में सातवाहन वंश ने कण्वों को पराजित किया, जिससे उनके शासनकाल का अंत हो गया। महत्व, कण्व वंश का उत्थान और पतन महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्राचीन भारतीय इतिहास में संक्रमण काल का प्रतीक है, जो शुंग वंश के पतन के बाद और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के उदय से पहले का। सो अब कण्व वंश से अगर कोई और क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने उत्तरी कोरोमंडल तट पर पेटापुली में अपना कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो करेक्ट आंसर है 1606 ईस्वी। इससे पहले वाले वीडियोस में जितनी भी कंपनीज आई थी सभी के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी इनसे पहले वाले वीडियोस में, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बना है इससे। आप चाहें तो पहले वाले वीडियोस जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और स्टूडेंट्स, आप चाहे तो चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इस सेशन को तैयार करने में। ठीक है, सिर्फ आपकी हेल्प हो इसलिए तो आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके और शेयर करके। अगला क्वेश्चन है, हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन था? हर्ष के दरबार में आने वाला चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन था? करेक्ट आंसर है हेन सांग। इनके बारे में भी मैं पहले वाले वीडियोस में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, क्योंकि राजा हर्ष से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं इससे पहले वाली शिफ्ट में भी। 24 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी और 5 जून को जो एग्जाम हुआ था उसमें भी। ठीक है, अगला टॉपिक है पॉलिटी। क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचित पद नहीं है? करेक्ट आंसर है पंचायत सचिव का। इसका मतलब है कि सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख का जो पद है वो निर्वाचित है और पंचायत सचिव का जो पद है वो निर्वाचित पद नहीं है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के परिचालन हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई थी। भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था ये भी, क्योंकि योजना आयोग की बात करें या नीति आयोग की बात करें, इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं और उस समय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू जी है। आइए इसको देख लेते हैं डिटेल में। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जो 1950 में स्थापित की गई थी। इसका मुख्य कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना और पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। 2014 में योजना आयोग के भंग करके नीति आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग के बारे में मुख्य बातें हैं कि इनकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई थी। कार्य देश के संसाधनों का आकलन करना, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना, योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्यांकन करना। समाप्ति 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग का भंग कर दिया गया और नीति आयोग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और मुख्यालय योजना भवन नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संघ लोक सेवा आयोग के कर्तव्य के बारे में उल्लेख किया गया है? मतलब क्वेश्चन में पूछा यह गया है कि संघ लोक सेवा आयोग का
राष्ट्रपति को जो रिपोर्ट देते हैं, वार्षिक रिपोर्ट, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 323। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक वर्णन है। तो अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोग का गठन होगा। अगर क्वेश्चन बनता है कि लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 में है। अनुच्छेद 316 कहता है यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीएससी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 317 यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के सदस्यों को हटाना और निलंबित करना। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें हेतु नियम बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का वर्णन। अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय। 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, जो कि क्वेश्चन में अभी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 2024 में जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया है। इस तरह के क्वेश्चंस और भी आए हैं, तो अगर कोई किसी स्टेट में चुनाव होता है, करंट अफेयर में हो, तो आप उसके बारे में डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा थोड़ा डिटेल में। वैसे इसका करेक्ट आंसर है केवल 1 और 3। जैसे भाजपा ने 100 से अधिक सीटें जीती और शिवसेना ने उद्धव गुट से अधिक सीटें हासिल की। अगला क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना में कौन सा निकाय आधारभूत स्तर पर चुना जाता है? क्वेश्चन है आधारभूत स्तर पर चुना जाता है, तो हमें पता है कि त्रिस्तरीय संरचना में 3 संरचनाएं आती हैं। जैसे पहले नंबर पर आती है ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पर आती है पंचायत समिति, तीसरे नंबर पर आती है जिला परिषद। पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक लेवल पर ही काम करती है, ठीक है। तो आधारभूत स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत आती है जो सबसे नीचे होती है, उसके ऊपर पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर है 25, अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 और 26 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से पर केंद्रित है, ठीक है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है कि अगर कोई मानव तस्करी करता है या जबरन किसी से श्रम करवाता है, ठीक है, तो उसको सजा मिलेगी अनुच्छेद 23 के खिलाफ, अनुच्छेद 23 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखानों या अन्य खतरनाक कार्यों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 25 और 26 की बात करें तो धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने तथा धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 25 और 26 देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है? क्वेश्चन है कि संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 11। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5, 10, 11 और 14 नागरिकता और समानता से संबंधित हैं। अनुच्छेद 5 की बात करें तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतरता पर चर्चा करता है। अनुच्छेद 10 में एक्सप्लेन किया गया है कि आपकी जो भारत की नागरिकता है वो किस किन आधारों पर बनी रहेगी और किन किन आधारों पर छीन ली जाएगी, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी इस भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और भी इसको काफी डिटेल में दिया गया है, कभी इसको
दूसरे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनुच्छेद 11 संसद को कानून के माध्यम से नागरिकता को विनियमित करने का अधिकार देता है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और अनुच्छेद 14 भारत के सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 14 का मतलब ये है कि कानून के सामने सभी समान है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अगला टॉपिक है कंप्यूटर से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन शुरू करते समय डिजाइन आइडियाज फीचर के प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में एक नई प्रेजेंटेशन शुरू करते समय डिजाइन आइडियाज फीचर के प्राथमिक कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो एक्चुअली इसमें डिजाइन आइडिया जो फीचर है इसके कार्य के बारे में पूछा है। तो करेक्ट आंसर है, वर्तमान स्लाइड पर कंटेंट के आधार पर विभिन्न प्री डिजाइन टेम्पलेट और लेआउट सजेस्ट करना। कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं वो पावर पॉइंट और MS वर्ड, MS एक्सेल से ज़्यादा आए हैं और कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। बट ये क्योंकि प्रैक्टिकल टॉपिक है कंप्यूटर, तो उसे मैं किसी और वीडियो बनाऊंगी, कोई अगला वीडियो जिसमें कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस अलग से मैं एक्सप्लेन करूंगी विथ प्रैक्टिकल। ओके। MS एक्सेल 365 में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या है? सो प्रिंट प्रीव्यू आप सभी को पता है कि प्रिंट निकालने से पहले हम जांच लेते हैं। यह जांचना कि स्प्रेडशीट कागज पर कैसी दिखाई देगी और लेआउट फॉर्मेटिंग को एडजस्ट करना प्रिंट प्रीव्यू का काम होता है। प्रिंट निकालने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू करते हैं देखने के लिए कि कैसी दिखेगी, ठीक है। जब आप MS पावर पॉइंट 365 में किसी अन्य प्रेजेंटेशन से स्लाइड्स का पुनः उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सुनिश्चित करता है कि इंपोर्टेड स्लाइड अपनी मूल फॉर्मेटिंग में रहे? करेक्ट आंसर है, रीयूज स्लाइड्स पेन में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक करें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि आपको विंडोज में किसी विशिष्ट फोल्डर के अंदर एक नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने की सुविधा देती है? करेक्ट आंसर है, फोल्डर खोलें, राइट क्लिक करें, न्यू और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड इंटरप्रेटर्स कंप्यूटर की ड्राइव, डिस्क पार्टीशन, वॉल्यूम या वर्चुअल हार्ड डिस्क को मैनेज करने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कमांड इंटरप्रेटर कंप्यूटर की ड्राइव को मैनेज करने में मदद करता है? तो करेक्ट आंसर है डिस्क पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स। क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी इतिहास में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय कैप का रिकॉर्ड रखने वाली वंदना कटारिया ने अप्रैल 2025 में क्या महत्वपूर्ण घोषणा की? करेक्ट आंसर है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी से उनका संन्यास। अब इससे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वंदना कटारिया जी किस खेल से संबंधित हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हॉकी। करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे कि दिसंबर 2024 में किस सरकारी परियोजना ने वन प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता? करेक्ट आंसर है, नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज पोर्ट लुइस मॉरिशस गया? करेक्ट आंसर है, INS इम्फाल। अगला क्वेश्चन है, 2025 का ड्रीम काउंट उपन्यास किसने लिखा? करेक्ट आंसर है, चिमामांडा नगोजी अदिची। अभ्यास INIOCHOS 25 में भारतीय वायुसेना दल ने किस प्रकार के विमान को शामिल किया था? करेक्ट आंसर है, Su-30 MKI लड़ाकू विमान, IL-78 हवा में ईंधन भरने वाले विमान और C-17 परिवहन विमान। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन अभ्यास से, एक्सरसाइज से रिलेटेड आया है और इसको मैं पिछली वीडियोस में काफी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। 2025 में जितनी भी एक्सरसाइजेस हुई हैं अभी जुलाई तक, उन सभी को मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है पिछली वीडियोस में। आई थिंक 24 जून या 5 जून में जो एग्जाम हुआ था
एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट मैंने किसी एक वीडियो में काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ाया हुआ है, और इसमें काफ़ी डिटेल से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा अगले एग्जाम्स में। मई 2025 में पलामू टाइगर रिजर्व के प्रबंधनकर्ताओं ने देश के लिए एक खोजी कुत्ता प्राप्त करने हेतु ट्रैफिक विश्व वन्य जीव कोष और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के बीच एक संयुक्त पहल के साथ बातचीत की। करेक्ट आंसर है बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है 2024 में झारखंड विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी गठबंधन को कितनी सीटें मिली और भारतीय गठबंधन का नाम क्या है? करेक्ट आंसर है 56 सीटें मिली। JMM नेतृत्व वाला INDIA गठबंधन। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2024 में यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी समिट कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर है 5वां। 2024 G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। ये जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं, G20 है या और भी जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बारे में डेफिनेटली पढ़ के जाइएगा। 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। अगला टॉपिक है इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है? करेक्ट आंसर है केवल 3, मतलब सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पर 1980 और 91 के दौरान 5.6% से बढ़कर 2007-12 के दौरान 8.2% हो गई। अगला क्वेश्चन है उदारीकरण के बाद भारत में स्टार्टअप संस्कृति का तीव्र विकास हुआ। स्टार्टअप इंडिया पहल के कार्यान्वयन का नेतृत्व कौन सा मंत्रालय कर रहा है? करेक्ट आंसर है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला टॉपिक है साइंस से। क्वेश्चन है विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है? करेक्ट आंसर है टंगस्टन। ये भी काफी कॉमन और इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है असमानुपात अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। अगला टॉपिक है मॉन्यूमेंट्स। क्वेश्चन है प्रसिद्ध इमारत कुतुब मीनार किस वास्तुकला शैली के अंतर्गत बनाई गई है? तो करेक्ट आंसर है मामूलेक शैली। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन गुफाओं में पाषाण युगीन शैल चित्र रॉक कट पेंटिंग पाए गए हैं? करेक्ट आंसर है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में है, जो जिनमें पाषाण युगीन शैल चित्र पाए गए हैं। अगला टॉपिक है बुक्स। क्वेश्चन है पुस्तक ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? करेक्ट आंसर है सुदीप्ता सेन गुप्ता। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का सेशन यही खत्म होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा और ये सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप इन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं अगले वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिले मुझे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।